तृतीयक उपचार यानी जो टेरिटरी ट्रीटमेंट, ठीक है। ये 3 तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत विस्तार। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, थोड़ा आप थोड़ा जो क्लास है थोड़ा धैर्य पूर्वक देखिए, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा होगा। आज हम चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले अब पढ़ेंगे कि प्राथमिक उपचार क्या है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे हम आगे प्रथम अपने जो चरण है उसको लेकर, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, प्राथमिक जो उपचार है उसमें क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी जो जल में बहुत सारे अनेकों प्रकार के जो कार्बनिक और कार्बनिक या जो मल मूत्र इत्यादि सब शामिल रहता है, यहाँ पे क्या होता है, रखा जाता है। और इसको एक जाल के द्वारा जो प्लास्टिक हो, जो न गलने वाला जो पदार्थ हो, उसको निकाल लिया जाता है, यहाँ पर छान लिया जाता है ना, यहाँ से इसको बाहर निकाल जाता है। अब जो गंदा पानी यहाँ पर आता है, इसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब कुछ समय के लिए छोड़ेंगे, एकत्रित का हो जाएगा गाढ़, जो गंदगी है ना उसमें धीरे धीरे एकाग्र होकर जमा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला चरण है। समझते हैं यहाँ से कि इस चरण में जो वहित मल जल से बड़े बड़े जो ठोस पदार्थ है उसको हटाया जाता है। बड़े बड़े ठोस पदार्थ उन्होंने, या तो जूता चप्पल प्लास्टिक का जो भी लोहा हो, मैंने जो भी हमें पदार्थ जो गलता नहीं है, उसको पहले एक जाली के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उसको बाहर कर लेंगे, निकाल लिया जाएगा, ठीक है। पहले का चरण है ना। और इसके कोई यांत्रिक विधियों का उपयोग, या तो कोई यांत्रिक विधि मतलब इसको छान भी लिया जाएगा या चुन भी लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब उसमें रहेगा जाल, जो स्क्रीन है उसके द्वारा सबसे पहले वही जो मल जल को जलदार संरचना से जो गुजारा जाता है, जिससे कपड़े, प्लास्टिक, लकड़ी के टुकड़े, बोतलें आदि जैसे बड़े बड़े कचरे हटाए जा सकते हैं। पहले का काम करना है हमें जाल के द्वारा, जो कपड़े हैं, प्लास्टिक है, लकड़ी के टुकड़े है, बोतल है, इस सब को जाल से निकाल दिया जाएगा ना, छा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो औसाद टैंक है, यहाँ पे क्या है, ये औसाद टैंक है ना, इसको हम लोग कहते हैं औसाद टैंक, ठीक है। अब औसाद टैंक में इस जल क्या करेंगे, परिवेश करेंगे, डालेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसके बाद अब जो पानी, अब उस पानी से क्या होगा, उस पानी से जो प्लास्टिक हो या जूता चप्पल कपड़े हो, वो अब सब क्या हो गया, अब वो सब अलग हो गया, ठीक है। तो अब उस पानी को हम क्या करेंगे, उस पानी को बड़े टैंक में कुछ समय के लिए रख देंगे, वहां पर छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, जिससे भारी जो कण होंगे, यानी मिट्टी, बालू, मल, उस सब का होगा धीरे धीरे बैठ जाएगा। जब कुछ समय तक छोड़ देते हैं गंदा पानी में, तो वो धीरे धीरे बैठ नहीं जाता है। तो वैसे ही जो गंदा जो बड़े बड़े कण है, मिट्टी का हो, बालू का हो या मल मूत्र का हो, वो सब का धीरे धीरे बैठ जाता है, ठीक है। इस प्रकार गाद टैंक को तौल में एकत्र हो जाता है, जिससे आगे नष्ट जैविक खाद में बदला जा सकता है। अब उस जो गाद है ना, इसको खाद बना दिया जाता है। इसको रख के बहुत दिनों तक तो जब रखेगा ना, तो उसमें बहुत सारा जीवाणु लग जाएगा, और वही जीवाणु धीरे धीरे इसको माने उसको संश्लेषित करके टुकड़ों में तोड़ के इसको खाद बने, जिसको हम लोग जैविक खाद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही करा है कि उसको क्या किया जाता है, जैविक खादों में बदल दिया जाता है ना। और इस चरण में जो वहित मल जल लगभग 30 से 40% तक शुद्ध होता है। मतलब कि इसमें पहले का जो चरण है ना, इसमें जल मात्र 30 से 40% ही शुद्ध होते हैं। इसमें पहला काम क्या करना है, इसमें पहला काम ये करना है कि जो सबसे बड़े बड़े जो लकड़ी हो या कपड़ा हो, प्लास्टिक हो, उस सबको एक जाल के द्वारा हम लोग छान लेते हैं। और उसके बाद एक टैंक में, औसाद टैंक में इसको रख देते हैं। कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, तो जो उसके बड़े बड़े जो कण है, जो बालू का कण हो, मिट्टी का कण हो, जो मल का कण हो, वे धीरे धीरे बैठ जाते हैं। और जब बैठ जाते हैं ना, जब बैठ जाएंगे तब क्या होगा, उस बैठे हुए जो गार्ड है उसके द्वारा हम लोग उसको जीवाणुओं के द्वारा उसको क्या करेंगे, जैविक खाद में उसे बदल देंगे। ये हमारा केवल पहला चरण हुआ। कोई डाउट है, पहला चरण में कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, पहला चरण में कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। चलिए, अब इसको साफ सुथरा आराम से अपने कॉपी में लिखिए, या इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। या जो अपना जो क्लास है उस वीडियो को पॉज भी करके अपने जो
कॉपी है उसमें लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। या अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख सकते हैं, कोई भी अपना इसी कर सकते हैं ना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में ना। चलिए अगला हम लोग का है माध्यमिक, सेकेंडरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग चलते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इस चरण में जैविक विधियों द्वारा, यानी जो जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु है उसके विधियों द्वारा वहित मलजल को और शुद्ध किया जाता है। उसका क्या किया जाएगा? शुद्ध किया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ सूक्ष्म जीवों यानी जो माइक्रोवेव्स है की मदद ली जाती है। अब यहाँ पे सेकेंड जो हम लोग का ट्रीटमेंट का जो चरण है, यहाँ पर जो सूक्ष्म जीवाणु है उसकी सहायता लिया जाएगा, ठीक है। काय के लिए? उसको अब शुद्ध करने के लिए, अलग करने के लिए ना। और अगर है कि सबसे पहले वहित मलजल को, जो मल को क्या कहते हैं, एरेशन टैंक। हम इसके बाद टैंक आएगा, देखिए ना यहाँ पर देखिए, ये है एरेशन टैंक, यहाँ पर देख आते हैं, ठीक है ठीक है। यहाँ पर एरेशन टैंक है, ये जो गाद था हम लोग का प्राथमिक चरण में मिला था उसी टैंक को रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद इसमें सूक्ष्म जीवाणु को डाल रहे हैं, ठीक है। ये देखा जाए ना, ये क्या है, ये एरेशन टैंक है, या इसको, ठीक है, हाँ हो गया। चलिए हम लोग समझ लेते हैं प्रोसेस, ठीक है, उसके बाद इसको फिगर समझ लेगा ना। चलिए तो यहाँ पे करा है कि जो एरेशन टैंक है, एरेशन टैंक, एक सेकेंड थोड़ा सा में भेजा जाता है, जहां उसमें वायु प्रवाहित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हवा डाला जाएगा अपने गैस। जब वायु प्रवाहित करेंगे, वायु में क्या होता है, अनेकों प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं और सूक्ष्म जीव भी का उसमें प्रवेश कर जाएगा। मेन कारण यहाँ पर यह है ना, तो यह पर उसमें वायु प्रवाहित किया जाता है। इस टैंक में जीवाणु और फफूंद मौजूद रहते हैं, यानी जो टैंक होगा उसमें क्या होगा, जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया होंगे और फफूंद यानी जो फंगी होगा वो क्या होगा, मौजूद होगा, जो पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करेगा, अपने भोजन के रूप में उपयोग करेगा। वो तो अपने भोजन के लिए, जो बैक्टीरिया है, जो कवक है, अपने भोजन के लिए उसको क्या कर रहा है, जो कार्बनिक पदार्थ है उसका उपयोग कर रहा है, ठीक है, यानी उसको तोड़ रहा है, ठीक है। और क्या है कि जो सूक्ष्म जीव है इन कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण द्वारा तोड़कर उन्हें सरल हानि रहित रूपों में क्या करते हैं, बदल देते हैं। यहाँ पर ये करा ना कि जो टैंक में उपस्थित जो जीवाणु है, जो कवक है, उसको अपने भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके यहाँ पे ऑक्सीकरण के द्वारा क्या करेंगे, उसको तोड़ के और उसको और सरल करेंगे, आसान कर दें और हानि रहित रूप में बदल देंगे। मतलब वो हानि पहुंचाने वाला वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। और कहते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और नाइट्रोजन, यानी किस में तोड़ देंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देंगे, पानी में तोड़ देंगे और नाइट्रोजन में उसको तोड़ देंगे। किसको? जो कार्बनिक पदार्थ है उसे, जो कार्बनिक पदार्थ है उसको क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे और तोड़ के CO2 H2 अब प्लस में क्या बना देंगे, नाइट्रेट, ठीक है। चलिए और कर रहा है अगला में, इसके बाद पानी को सेटलिंग है ना, ठीक है। इसके बाद जो पानी है उसको क्या करेंगे, जो सेटलिंग टैंक देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पे हम लोग जो पहली बार पढ़े यहाँ पर जो एरेशन टैंक, ठीक है, इसको कहाँ पर है, एरेशन टैंक। यहाँ पर जो ये है सेटलिंग टैंक ना, सेटलिंग टैंक। चलिए सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, यानी जो भी अब जो जीवाणु है या जो फफूंद है उसको क्या, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ के वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया किया और उसके द्वारा क्या बनाया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बनाया, H2 बनाया और उसके बाद नाइट्रेट बनाया, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इसको अब भेजा जाएगा वहां सेटलिंग टैंक में, ठीक है। और जहां सूक्ष्म जीवों का झुंड नीचे बैठ जाता है, अब वहां पे कहा जाता है जो सूक्ष्म जीवों का झुंड है नीचे की तरी में बैठ जाता है और इस झुंड को एक्टिव, देखिएगा ध्यान से, इस झुंड को एक्टिव स्लज यानी एक्टिवेटेड
स्लग कहा जाता है। यानी जब इसे सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है ना, तो जो सूक्ष्म जीवों का जो झुंड है वो नीचे तरी में बढ़ जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं का एक्टिव सलज, यानी एक्टिवेटेड सलज कहा जाता है। इसका कुछ भाग फिर से एरेशन टैंक में डाला जाता है, यानी जो नीचे गंदगी अभी बची होती है ना, उसको फिर कहाँ डालेंगे? एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में क्या होता है? एरेशन टैंक में वायु डाला जाता है। जब वायु डालेगा तो उसमें बहुत सारे जो कवक होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ के, और उसे क्या किसमें चेंज करेंगे? उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देंगे, जल में बदल देंगे, या नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे करा है, इसे डाल देता है ताकि प्रक्रिया जारी रह सके। और इस चरण में पानी का लगभग 90 से 95% तक शुद्ध किया जाता है। और देखिए, पहला में हम लोग 30 से 40% शुद्ध हुआ था, दूसरा में 90 से 95% तक शुद्ध हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर ये करा है कि पुनः फिर वो प्रथमी से जाएगा, फिर इसमें आएगा, यानी एडिशन टैंक में जाएगा, उसके बाद फिर इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, और उसमें के जो कार्बनिक पदार्थ है उसको फिर तोड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो ट्रीटमेंट जो चलता है, उसका ट्रीटमेंट चलने से जो दूसरा चरण है, इससे क्या होता है? 90 से 95% तक ये जो जल है वो फिल्टर हो जाते हैं, नहीं उसका उपचार हो जाता है। चलिए, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और इसको हम लोग पहले अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, बहुत या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। चलिए सेकंड में अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात किए थे जो एट्रिक्स, जो देखिए यहाँ पर बात किया हुआ था इसका ना, जो एरेशन टैंक है, एरेशन टैंक के बाद में आप हुआ, यहाँ पर देखिए एरेशन टैंक ये है ना, ये क्या हमारा एरेशन टैंक है। ठीक है, एरेशन टैंक है। अब एरेशन टैंक में बताया था कि इसमें होता क्या है कि इसमें क्या किया जाए? इसमें वायु डाला जाएगा। इसमें क्या डाला जाएगा? वायु। और जब वायु से क्या आ जाएगा? बहुत सारा बैक्टीरिया आ जाएगा। जो बैक्टीरिया होंगे, कवक होंगे, क्या होंगे? इसमें आ जाएंगे, और इसमें इसको क्या करेंगे? ऑक्सीकरण की क्रिया करेंगे। जब ऑक्सीकरण की जब क्रिया करेंगे ना, तो और ये क्या करेंगे? जो कार्बनिक पदार्थ हो गए उसको तोड़ के क्या बनाएंगे? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में H2O, प्लस में नाइट्रेट ना, प्लस में क्या करेंगे? नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है? ये जो CO2, H2O और N2 जो होता है, ये हानिकारक पदार्थ नहीं रह पाता है। ठीक है, और इसके बाद अब इसको क्या करेंगे? आगे की तरफ इसको डाला जाता है, जिस टैंक का नाम क्या है? अब इस टैंक रखिएगा यहाँ पर, इसको कहते हैं सेटलिंग टैंक। ठीक है, कहाँ डाला जाएगा? सेटलिंग टैंक में। यानी यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा सेटलिंग टैंक है। यानी यहाँ पर जो सेकेंड उपचार की जो स्टेंजा है, इसके बाद जो भी अब अवशिष्ट पदार्थ बच रहा है, अब कहा जाएगा? सेटलिंग टैंक में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 90 से 95% हमारा जो मल जल है, वही मल जल वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका फिगर भी बनाना होता है, आप बना सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप ना। चलिए बना देते हैं पूरा, एक सेकंड। चलिए अब साफ हो गया। अब आसानी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको फिगर को बनाइए। और इस तरह से जब हम फिगर बनाकर अपने एग्जाम में जब इसको देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे नंबर और अधिक से अधिक नंबर लाता है। तो इसलिए हमें इसे क्या करना चाहिए? उसे अपने कॉपी पर अच्छे से बनाना चाहिए ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग आगे। चलिए, तो यहाँ हम लोग आएंगे सबसे अंतिम और लास्ट छोर वाला जो फिगर था तो देख लिए हैं, बट इसके प्रोसेस को हम लोग नहीं समझे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे कि जो तृतीय उपचार है, जो टेरिटरी जो ट्रीटमेंट है, इसमें आते हैं। तो ये क्या कहता है कि यह अंतिम चरण होता है, और इसमें शुद्धिकरण पानी से रोगजनक जीवाणुओं और जो रासायनिक अशुद्धियों को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। अब जो रोगजनक जो जीवाणु है और जो रासायनिक अशुद्धियां है, इसको क्या किया जाएगा? हटाया जाता है। किस क्रिया में? तृतीय चरण में ना। आगे करा कि इसके लिए क्या किया जाएगा? कोलिनेशन
क्लोरीनेशन जो अल्ट्रावायलेट विकिरण है, अब यहाँ पे एक वेब का प्रयोग किया जाएगा, अल्ट्रावायलेट विकिरण, अल्ट्रावायलेट विकिरण क्या किया जाएगा, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग यूवी ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं इसको, यूवी माने अल्ट्रावायलेट विकिरण के द्वारा एक उपचार किया जाता है, अल्ट्रावायलेट विकिरण के द्वारा इसमें क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो इसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु है या जो रसायन इसमें जो भरा हुआ है उसको निकाला जाता है। या कहता है कि ओजोन गैस, ओजोन गैस मतलब O3 का प्रयोग किया जाता है और इसे क्या किया जाता है, कभी कभी नाइट्रेट, फास्फेट या अन्य रासायनिक तत्वों को हटाने के लिए विशेष प्रकार की रासायनिक विधियां भी अपनाई जाती है। यानी हम लोग जो रसायन में पढ़े होंगे कि किसी तत्व में क्या होता है, संयोजन होता है, किसी तत्व में वियोजन होता है, जब तत्व आपस में संयोग करते हैं तो इनमें कह रहा है ना कि जो नाइट्रेट है, फास्फेट है या अन्य रासायनिक तत्व है उसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, रासायनिक विधियां अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाएगी, रासायनिक विधि, यानी रासायनिक जो प्रक्रिया अभिक्रिया है उसको कराया जाता है ताकि इसको जल से उससे हटाया जा सके। ठीक है, और इस प्रक्रिया के बाद प्राप्त जल को पुनः उपयोग यानी सिंचाई के लिए, औद्योगिक उपयोग, शौचालय फ्लश आदि के लिए क्या कहता है, नदियों में छोड़ दिया जाता है, जो बहुत ही क्या होता है, सुरक्षित होता है। इस तरह से हमारा जो वहित मल जल है वो क्या होता है, वे बहुत ही साफ हो जाता है। यानी एक गंदा जो पानी था वे क्या हो गया, स्वच्छ में बदल जाता है। तो ये हमारा फिगर रहा। ठीक है, इसको भी हम लोग अपने कॉपी में ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, हम बड़ा कर देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पर जो पराबैंगनी किरण है यानी अल्ट्रावायलेट उससे किया जाएगा, या तो ओजोन से, किसी के द्वारा भी हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आज क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा नोट समझ लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करते हैं ताकि हम लोग अगले टॉपिक में अपने जा सके। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है कि आज बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण यह समस्या बहुत ही गंभीर हो गई है कि जो नई नगर निगम और औद्योगिक जो इकाइयां हैं बिना उपचार किए गंदा पानी नदियों में बहा देती है। इससे नदियों का जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो जाता है। आज का जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें से एक समस्या है वहित मल जल, क्योंकि आज बहुत सारी जो व्यक्ति है, बहुत सारे मोहल्ला है, बहुत सारे कंपनियां है, बहुत सारे उद्योग है जिसमें जो वहित मल है उसको बिना साफ किए डायरेक्ट नदी में बहा दिया जाता है और वह नदी बड़ी नदी में जाता है और वह नदी कहाँ लेके चली जाती है, समुद्र में ले जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, जलीय जीव पे इफेक्ट पड़ रहा है और उसके कारण ही जो नदियां है वो धीरे धीरे मर रही है ना। और उसमें बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी हो रही है, जैसे में हैजा है, टाइफाइड है इत्यादि का धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है ना। अब कह रहे हैं कि भारत सरकार ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए कई योजना चलाया है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने जो गंदे पानी है इसको रोकने के लिए बहुत सारी योजनाओं को निकाला है, जिसमें क्या कहा दिया है, पहला है गंगा एक्शन प्लान, पहला कौन है, गंगा एक्शन प्लान। दूसरा है यमुना एक्शन प्लान, यानी हर हर गंगे देखे होंगे, हर हर गंगे योजना। ठीक है, करा कि साल 1985 ईस्वी में गंगा परियोजना शुरू की गई थी, जिसमें लगभग 100 शहरों और 4200 औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्टों का उपचार की योजना बनाई। मैंने यहाँ पर 1985 ईस्वी में भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में भारत सरकार ने गंदे पानियों के उपचार के लिए एक योजना बनाती है, जिसके तहत जो यहाँ पे 100 को जो शहर होते हैं, जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनसे निकलने वाले जो भी वहित जो मल जल है उसको सफाई करने के लिए कितना, यहाँ पर 4200 औद्योगिक इकाइयां, 4200 जो कंपनियां है उसे जो भी गंदगी पानी निकल रहा है उसका जो सफाई के लिए क्या किया है, एक योजना बनाई है। कब,
1985 ईस्वी में, ठीक है। 1985 ईस्वी में कौन प्रधानमंत्री थे? तो 1985 में थे राजीव गांधी, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी का मृत्यु हो गया था ना। चलिए, कह रहा है कि इसके तहत कई वहित मलजल उपचार संयंत्र यानी जो स्वेग ट्रीटमेंट प्लांट यानी इसको कहते हैं एसटीपी, भी यही है। एसटीपी के मतलब होता है स्वाग ट्रीटमेंट प्लांट्स, स्वाग ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं। स्वाग ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या है? तो ये क्या होते हैं? ये वहित मलजल उपचार करने वाला एक विशेष प्रकार का संयंत्र है। विशेष प्रकार का है संयंत्र है जिसके द्वारा जो वहित मलजल है उसकी सफाई या उपचार किया जाता है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, केवल शुद्ध, ये केवल कहते हैं शुद्ध जल ही नहीं, ही नदिया में छोड़, मैंने क्या करा ना, सुनिए यहाँ पे कह रहा है कि ये गंदे पानियों को क्या करेंगे, शुद्ध करके नदियों में क्या करेंगे, ये छोड़ते हैं। किसी भी क्षेत्र से जो पानी आ रहा है गंदा उसको क्या किया जाएगा, एसटीपी किया जाएगा। एसटीपी के तहत उस गंदे पानी को स्वच्छ पानी बनाया जाएगा और फिर उसको नदी में छोड़ दिया जाता है। एसटीपी क्या है? तो एसटीपी एक विशेष प्रकार का संयंत्र होता है जो वहित मल जल को क्या करता है, उपचार करता है। और इसके लिए सरकार ने क्या किया, 1985 ईस्वी में एक योजना बनाया जिसमें 100 को शहर को और 4200 औद्योगिक कंपनियों को कहा गया उससे निकलने वाला जो गंदे पानी है उसको सफाई करने के लिए योजना बनाई, ठीक है। कहा कि लेकिन सभी जगह पर्याप्त संयंत्र नहीं बना पाए हैं, इसलिए आज भी बहुत सा गंदा पानी बिना साफ किए कहा जा रहा है, नदियों में। यानी कहने का मतलब कि सरकार तो योजना बना दी, सरकार ने एसटीपी ला दी, लेकिन यह पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। तो और यही कारण है कि आज भी जो गंदे पानी है वे नदियों में बहाए जा रहे हैं और इस देश को, इस क्षेत्र को गंदा बनाया जा रहा है। तो ये एक आज का बहुत ही बड़ा एक मुद्दा भी है ना, ये समझ गए हैं। ये हम लोग का था नोट में, ठीक है। चलिए अब हम लोग नए टॉपिक में आते हैं और इसके लिए हम लोग यहाँ पर कि बायोगैस, ठीक है, बायोगैस का उत्पादन, ठीक है, यानी बायोगैस का उत्पादन यानी जो सूक्ष्म जीव है किस तरह से बायोगैस का उत्पादित कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक ऊर्जा यानी ईंधन का काम करते हैं। बायो जो गैस है जैसे एलपीजी है, सीएनजी है या मीथेन है, इस तरफ क्या करते हैं, ये सब हमारे ईंधन का काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देर का, ठीक है। बहुत अच्छा, ये क्या कर रहे हैं पर तो पहले हम लोग समझते हैं बायोगैस क्या है और इसके उत्पादन कैसे होता है और इसके बाद हम लोग बहुत विस्तार से समझेंगे किस तरह से ये उत्पादित किया जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये बायोगैस एक ऐसी गैस होती है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक पदार्थों यानी जैसे गोबर में पौधों के जो अवशेष होते हैं उसको गलने से बनती है। बायोगैस का है एक विशेष प्रकार की गैस है जो किसे बनेगी, या तो गोबर से या तो पौधे का जो अवशेष होगा वो जब सड़ेगा गलेगा तो एक गैस निकलेगी, उसको हम लोग कहेंगे बायोगैस। इसमें मुख्य रूप से कौन होता है, मीथेन होता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है जो जलने पर ऊर्जा देता है और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस में क्या निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S भी देता है। तो बायोगैस क्या है, तो बायोगैस एक ऐसा विशेष प्रकार की गैस है जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जो गोबर होते हैं या पौधों के जो अवशेष होते हैं जब वो सड़ते गलते हैं तो वे बनता है। जैसे में सबसे फेमस है मीथेन, और जब मीथेन जलता है तो अपने जलने के बाद क्या देता है, CO2 और उसके साथ ही क्या देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद मीथेन को बनाने के लिए जीवाणु, अब मीथेन को कौन सा जीवाणु बनाता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मीथेन को बनाने वाले जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया है, कौन होता है, जो मेथानोजेनस जैसे जो मेथानोबैक्टीरियम बिना ऑक्सीजन के वातावरण में काम करते हैं। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जब वातावरण मतलब कि जब गोबर हो या जो क्या कहते हैं, गोबर हो या जो सड़े गड़े जो पौधों का अवशेष हो या जीवों का अवशेष हो, जब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये क्या करेंगे, उसमें अनाक्षीय अभिक्रिया करेंगे।
ठीक है, इसका अनुपस्थिति में। और ये जो क्या होते हैं कि जो क्या करेंगे, गाय और भैंस के पेट में भी पाए जाते हैं। कौन? जो मैथेनोबैक्टीरियम है, ये कहाँ पाया जाएगा? गाय और भैंस के पेट में भी पाया जाता है और उसके गोबर में भी होते हैं। इसलिए गोबर का उपयोग बायोगैस के बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। यानी यहाँ पे करा कि जो मेथानोबैक्टीरियम है, मेथानोबैक्टीरियम ये गाय के भैंस के पेटों में पाया जाता है और इसीलिए ये उसके जो गोबर आता है ना, तो गोबर में पहले से ही रहता है। और यही कारण है ना कि जो बायोगैस जो बनाया जाता है उसमें अधिकांश कौन आता है? जो इन्हें गोबर से ही बनाया जाता है, जो गोबर का प्रयोग करके बायोगैस का बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम फिगर से माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, अगर है कि बायोगैस संयंत्र, जो बायोगैस प्लांट्स है में गोबर और पानी मिलाकर बड़े टैंक में डाला जाता है। पानी और गोबर को दोनों को मिलाकर कहां डालेंगे? टैंक में। ठीक है, और सूक्ष्म जीव इन्हें गलाते हैं और गैस उत्पन्न करते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव डालना नहीं है, वो पहले से ही है। कौन सा है? उसका नाम है मेथानोबैक्टीरियम। मेथानोबैक्टीरियम जो कि गाय के, जो भैंस के पेट के में पाया जाता है और जो गोबर के साथ आ जाता है। ठीक है, तो जब क्या करेंगे, एक टैंक में गोबर और पानी को मिलाकर डालेंगे और उसमें जो सूक्ष्म जीव है उसको क्या करेंगे? गलाकर गैस को बनाएंगे। ठीक है, करने पर गैस के ऊपर जमा हो जाता है और पाइप के माध्यम से घरों में इसे पकाने के लिए और रोशनी में क्या माने, ये जो टैंक होता है ना, तो जब गैस निकलेगा तो जो टैंक जो बाहरी जो परत है वहां पे आके ये गैस आ जाता है और उसे पाइप के द्वारा उसे निकाल कर या तो हम लोग घरों में खाना पकाने के लिए या तो रोशनी के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे है भारत में इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसका नाम क्या है? IARI और खादी एवं ग्रामोद्योग योजना आयोग यानी KVIC ने क्या किया है? इसको किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गोबर गैस में जो बढ़ोतरी है, गोबर गैसों पर जो ध्यान है, बायोगैस पर जो ध्यान है, सबसे पहले भारत की जो विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जिसको कहते हैं IARI, और जो खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग है जिसको हम कहते हैं KVIC ने किया था। ठीक है, और अगर है कि गांवों में बहुत उपयोगी है क्योंकि गांव में गोबर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यानी हर गांव में जैसे आपको बिजली के काम है या गांव में आपको खाना पकाना हो तो सबसे अच्छा होता है गांव में। इसलिए होता है कि गांव में क्या होते हैं, गोबर आसानी से मिल जाएगा क्योंकि मवेशी ज्यादा होती है। जब मवेशी ज्यादा होगी तो गोबर आसानी से मिल जाएगा और उसको हम लोग जो गोबर गैस वाला जो टैंक है आसानी से उसे बैठाकर और वहां से हम लोग बायोगैस को उत्पादित कर सकते हैं और अपने भोजन को पकाने में या उजाला के रूप में, रोशनी के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलिए इसको ले लीजिए और फिर हम चलते हैं। चलिए ये हमारा रहा बायोगैस। ठीक है, अब समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये हमारा एनसीईआरटी का बुक, भारतीय का जो बुक है उसके द्वारा ये केवल लिखा गया अलग द्वारा है, वो रंगीन फोटो है ना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर समझ लेते हैं फिगर। यहाँ पर हमारा एक टैंक होता है जिसको बायोगैस टैंक कहते हैं। इसमें पानी जल के साथ मिलाकर क्या करेंगे, गोबर को डालते हैं, डाले ना, यहाँ से गोबर को डाला जाता है, यहाँ गोबर डाला गया, इसमें जो भी बैक्टीरिया है उसको क्या करेगा, उसको खा के तोड़ के इन्हें ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा। ऑक्सीजन यहाँ नहीं होता ना, अच्छा अनऑक्सीजन करेगा। ठीक है, अनऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा और उसमें क्या करेगा, एक विशेष प्रकार की गैस को छोड़ेगा जिसको हम कहते हैं CH4 यानी मीथेन को छोड़ देता है। ठीक है, अब इस मीथेन को क्या कहता है, एक विशेष प्रकार के पाइप से इसको निकाल के यहाँ पर क्या कहता है, या तो खाना पका सकते हैं या तो इसमें लाइट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सेम वहीं पर यही होगा कि यहाँ पर पानी और जो गोबर है उसको मिलाकर यहाँ पर डाला जाता है। ये हमारा टैंक है। ठीक है, और यहाँ से जब ये सड़ता है यानी जो अनाक्षय विक्रिया जब होती है इसमें जो CH4 है प्लस CO2 है प्लस अदर जो गैस है वो बनता है और ये कहाँ हो जाएगी, ये ऊपरी तल पे आ जाएगा। जब ऊपरी तल पे आ जाएगा इसमें क्या किया जाएगा, इसको बाहर निकाल के और इसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं आगे की तरफ, या तो हम लोग खाना पकाने में या तो लाइट में भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और जो इसका अपशिष्ट जो बच जाता है ना, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, उसको इसको एक
खाद के रूप में, जैविक खाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर लेता है। तो कोई डाउट नहीं है ना, फिगर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग का नया हेडिंग है जैविक उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैविक उर्वरक अभी तो देखा ना, जैविक उर्वरक बना था, इसमें सूक्ष्म जीव किस तरह से होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग कि जैविक उर्वरक में जो सूक्ष्म जीव है उनकी भूमिका किस तरह से होती है। जो जैविक उर्वरक है उसमें सूक्ष्म जीव किस तरह से भूमिका अपना निभाते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। इसको कहेंगे माइक्रोवेव्स एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इसकी पहले हम लोग परिभाषा समझते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए और पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जैविक उर्वरक कहते हैं। जैविक उर्वरक क्या है, तो वैसे सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, जो मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के बाद मिट्टी में उपजाऊ नाइट्रेट की मात्रा या अन्य तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए और किसको, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए क्या करते हैं, जैविक उर्वरक उसे कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, मैंने जो जैविक उर्वरक क्या है, जैविक उर्वरक एक विशेष प्रकार वैसा उर्वरक है जो पौधों को क्या करता है, पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है, ठीक है। आएगा कि रासायनिक उर्वरक की समस्या। आज हमें रासायनिक उर्वरक की क्या है, आज समस्या है। कैसी समस्या है, कह रहा है कि मिट्टी और जल को प्रदूषित करते हैं। यहाँ पे कह कर रहा है कि आज हम देख रहे हैं ना कि सबसे अधिक मात्रा में देखिए उर्वरक दो होता है, ठीक है। एक होता है जैविक उर्वरक, ठीक है, एक होता है जैविक उर्वरक और दूसरा होता है रासायनिक उर्वरक, ठीक है। क्या होता है, रासायनिक उर्वरक। और समझिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आज के स्थिति में जो रासायनिक उर्वरक है ना, ये एक बड़ी समस्या है। यानी कहने का मतलब कि गांव में जो हम लोग खाद छींटते हैं, यूरिया, फास्फेट, जाइम जो भी है, वे सब के सब क्या है, रासायनिक उर्वरक है। क्या है, रासायनिक उर्वरक है। तो उसका आज हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं ना, ये एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है, क्या करता है ये, कि ये पहले का काम ये करता है कि इसमें क्या होता है, जो मिट्टी होती है, जो जल होते हैं, उसको ये प्रदूषित करता है। और जब मिट्टी और जल जो प्रदूषित जब होता है ना, तो उसमें पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि आहार श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य को क्या करते हैं, ये हानि को पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो हम लोग केमिकल डालते हैं अपने फसलों में, तो वे केमिकल आहार श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर में भी आता है, जो क्या करता है, हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही प्रभावित करता है। बहुत ही हमारे स्वास्थ्य का होगा। जैसे मान लीजिए केमिकल यदि किसी हम पौधे को दे रहे हैं, काय के लिए, ताकि वो जल्दी से बढ़ जाए, अच्छी उपज दे। और वह उपज जो हम जब खाते हैं, तो उसका जो खाद जो श्रृंखला जो बनता है, कि जो केमिकल उसमें गया है उसको हम खा ले तो हमारे में आया, जो हमको खाएगा उसमें जाएगा। तो इस श्रृंखला के तहत उसका जो केमिकल है हमारे शरीर में आता है और यह अनेकों प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। तो ये पहले का हो गया। दूसरा होगा ना, और आएगा है कि लंबे समय में मिट्टी की गुणवत्ता क्या होती है, घटती है। यानी लंबे समय से जब इस्तेमाल किया जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जब समस्या रहेगा तो इसका निदान क्या है, इसका निदान है जैविक उर्वरक का प्रयोग। यानी पहले नहीं होता, पहले प्रचार में देखा था ना, कि पहले प्रचार में दिखाता है कि किसी अन्य सर्फ का या साबुन का जब उपयोग करते हैं तो किस तरह से हमारे शरीर में प्रदूषण, यानी जो जीवाणु है नहीं मर पाते हैं, बढ़ाते हैं या इफेक्ट करते हैं, या कपड़े को साफ नहीं करते हैं। तो पूछे क्या चाहिए, तो आप पूछेगा, कहेगा मेरा सर्फ या मेरा साबुन इस्तेमाल करिएगा। सेम यहाँ पर यह करा है कि जब रासायनिक जो उर्वरक है, जो समस्या है, तो इसका समाधान क्या है, जैविक उर्वरक। तो वही यहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि जैविक उर्वरकों का लाभ क्या है। यहाँ पर है कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है, वो घटाता है, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, इसको बढ़ाता है। कोई भी प्रदूषण मैंने प्रभाव, जो खराब प्रभाव है वो नहीं करता। जिसे जिस तरह से वह दिन प्रतिदिन मिट्टी हो या जल हो, उसकी क्या करता है, उसको प्रदूषित करता है, लेकिन यह किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं करता है।
अगला है पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। पर्यावरण के लिए जो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन चाहिए जिसका तालमेल उसको क्या करता है, ये भरपूर मात्रा में अनुकूलित उसको रखता है, या नाइट्रोजन का भी। फसल उत्पादन में भी वृद्धि करता है। जब जैविक रसायन जैविक उर्वरक का जब प्रयोग करेंगे ये फसलों का उत्पादन भी इसमें बढ़ेगा। तो ये क्या इसकी अच्छाई है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पढ़े यहाँ पर कि जैविक उर्वरक में जो सूक्ष्म जीव है किस तरह से सहायक होते हैं और किस तरह से वे हमें हेल्प करते हैं उसको हम देख लिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है, बहुत अच्छा, नो डाउट, बहुत अच्छा, ठीक है। चले अब थोड़ा इनका हम लोग कार्य देखते रहते हैं। पांच मिनट। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो जैविक जो उर्वरक है, जैविक उर्वरक उसका ठीक है, उसका क्या कार्य है ना, और उसमें किस तरह से सूक्ष्म जीव, कौन सा सूक्ष्म जीव शामिल होता है, कौन सा सूक्ष्म जीव उसको बनाता है, इस पर हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहला हम लोग का ए नंबर है नील हरित शैवाल। जो नील हरित शैवाल है वो किस तरह से जो सूक्ष्म बायो जैव जो उर्वरक है उसको बनाता है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये क्या करेगा, वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करेगा, मतलब कि यानी वायुमंडल में जो N है, ठीक है, ये क्या करेगा, किसी अन्य जीव में जाएगा, फिर किसी जीव में जाएगा, फिर किसी जीव में, फिर मतलब इस तरह से जाएगा। इसका क्या चलेगा, एक चक्र चलता है ना, इसको स्थिर करने का काम करता है ना। जैसे वो कह रहा है कि जो नोस्टोक जो अनाबीना है, ये एक का है, यह एक तरह का नील हरित शैवाल है। ये क्या करता है, ये धान के खेतों में देखा कर रहा है, धान के खेतों में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक जोड़ते हैं ना। यहाँ पर समझ लगा रहा है कि जो ये नोस्टोस अनाबीना है, ये क्या करता है, ये 20 से 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन को क्या करता है, ये जोड़ने का मतलब कहते हैं कि जो नाइट्रोजन का जो रूप होता है नाइट्रेट, वातावरण से खींचकर उसको नाइट्रेट में चिन करके पौधों को देता है। कौन, नीलहरित शैवाल। नहीं कोई कहता है कि जब कोई खेत में जब काई लग जाता है तो बहुत उसमें उपज अच्छा होता है, इसका मतलब ये है वहां पे क्या हो रहा है, नील हरित शैवाल के द्वारा वहां पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जा रहा है, यानी जो जैव उर्वरक है उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। चलिए बी नंबर का है जीवाणु। और बैक्टीरिया किस तरह करता है, तो बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये तो बहुत फेमस है कि जो मटर कुल है, नहीं मटर कुल मतलब जो दलहनी पौधे होते हैं, जैसे मटर हो या चना हो, ठीक है। तो इस सब के जो पौधे होते हैं उनमें क्या होते हैं, जड़ों में गांठ बनाता है, कौन, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करेगा, उसमें गांठ बनाता है और उसमें क्या करेगा, भूमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए क्या करता है, उपयोगी करता है, नहीं वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच के नाइट्रेट में चेंज करके पौधे को दे देता है, ठीक है। और अगला है इसका बी नंबर में, और मतलब कि राइजोबियम हो गया। और दूसरा होता है अजोटोवेक्टर। अजोटोवेक्टर क्या कहता है, अजोटोवेक्टर क्या कहता है, यह मुक्त जीवी जीवाणु होते हैं और ये क्या करते हैं, कपास मक्का आदि के फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इस तरह से जो नाइट्रोजन की मात्रा है, किस तरह से जो जीवाणु है वो किस तरह से बढ़ा रहा है, वो कौन सा है, राइजोबियम है या अजोटोवेक्टर है, ये किस तरह से बढ़ रहा है, हम यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर देख रहे हैं ना। यहाँ पर ये दूसरा आएगा हमारा। अगला है माइकोराइजा। क्या है, माइकोराइजा। इन्हें माइकोराइजा क्या होते हैं, यह एक जो फंगी होता है, कवक, और जो पौधों की जो जड़ें होती है वो क्या होते हैं, सहजीवी। सहजीवी का मतलब होता है दोनों के लिए लाभदायक। यानी मान लीजिए एक ये हो गया और ये हो गया, तो इसको लाभ है इससे, ठीक है, और इसको लाभ है इससे और इसको लाभ है इससे।
तो इसी के जो जीवन है इसको कहेंगे हम लोग सहजीवी। ठीक है, क्या कहेंगे? सहजीवी। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जो फंगी होता है वो क्या होता है, पौधों के जड़ों में सहजीवी काम कर रहा है, नहीं ये जड़ों को हेल्प करता है और ये उससे उसे हेल्प लेता भी है ना। आगे कर रहा है, अब इसका क्या लाभ है, तो ये जड़ों के क्षेत्र और अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है। जो माइकोराइजा जो कवक होते हैं ये पौधों के जड़ों में सहजीवी के रूप में तो काम करते हैं, और साथ में इसका लाभ ये है ना कि जड़ों का जो क्षेत्र है, जो जड़ जो भाग है उसमें अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, अगर जो फास्फोरस, जिंक, कॉपर जैसे जो पोषक तत्व है उसका क्या करता है, ये अवशोषण को बढ़ाता है। जो भी आवश्यक जो तत्व है, भाग में जिसको जरूरी है पौधों के लिए, कौन सा है, फास्फोरस हो सकता है, जिंक होगा, कॉपर होगा, उसकी क्या करेगा, अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, और आगे रहा है कि रोग प्रतिरोधकता, सूखा और जो लवणता है उसको क्या करता है, सहन शक्ति बढ़ाने, जो रोग आएगा उससे लड़ेगा, या जो सूखा होगा उससे लड़ेगा, जब लवणता बढ़ जाएगा उससे लड़ेगा। नहीं कौन, जब बैक्टीरिया उसमें जो लग जाते हैं ना, माइकोराइजा जो कवक के रूप में होगा, तो उसकी क्षमता को क्या करता है, ये बढ़ाता है। जैसे में जो हो रहा है गोलोमस जो प्रजाति के जो कवक है ये क्या करते हैं, ये उसके जो सहन शक्ति को बढ़ाएंगे, रोग सहने की क्षमता को बढ़ाएंगे। यदि सुखाड़ आएगा तो सहने की क्षमता बढ़ाएगा, मानिए पानी अधिक हो गया तो लवणता जब बढ़ जाएगा उसको भी बढ़ाएगा। कौन इसका नाम है, गोलोमस। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग निष्कर्ष ये निकालते हैं ना कि सूक्ष्म जीव खेती में दोहरी भूमिका निभाते हैं। जो सूक्ष्म जीव है खेती में दोहरी भूमिका मतलब बहुत ही दो काम करते हैं, एक तो उसके खराबी को भी कर सकते हैं और अच्छाई भी कर सकते हैं ना। अगर है कि जैव नियंत्रण का कारक का काम करते हैं, कीटों का जो रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। दूसरा जैविक उर्वरक यानी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाते हैं, और इससे रासायनिक प्रदूषण का भी घटता है और पर्यावरण कहते हैं सूक्ष्म। मैंने दो काम दोहरा काम करेगा तो एक का करेगा कीटों और रोगों से बचाएगा, दूसरा करेगा मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। तो इस तरह से जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु है, जो खेती है, कृषि है, उसको क्या करते हैं, लाभ को पहुंचाते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पढ़ लिए हैं कि जो सूक्ष्म जीव है किस तरह से जो खेती हो या अन्य जो वही तो मल जल हो उसके उपचार हो किस तरह सहाय करते हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से देख लेंगे। चलिए हम लोग अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है जिसका नाम है वीटी कॉटन। वीटी कॉटन भी है, परीक्षा में बहुत बार आ चुका है कि वीटी कॉटन क्या है। तो वीटी कॉटन एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा क्या कहता है, जिसके द्वारा जैसे कपास है, ओ सॉरी कपास का तो फिगर नहीं, सॉरी देखिए, तो बीटी कॉटन का है, बीटी कॉटन का मतलब क्या होता है, कहता है कि ऐसी कपास की फसल जिसे वैज्ञानिकों ने जीन तकनीक के द्वारा जो कीट प्रतिरोधी बना दिया। मतलब कि अब ऐसा कपास बनेगा, पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि जब कपास की खेती होगा तो उसमें बहुत सारा सूक्ष्म जीवाणु आ जाएगा, सूक्ष्म जीवाणु आके और उस कपास की खेती को नष्ट कर देगा। तो अब क्या किया वैज्ञानिकों ने, वीटी कॉटन एक प्रक्रिया है, उसके तहत इस तरह से कपास बना दिया ना, उसमें पहले ही से सूक्ष्म जीवाणु है, अब बाहर सूक्ष्म जीवाणु आ रहा है, उसको पहले मार के खा गया, खा के खत्म कर दिया। तो यहाँ पर ये होता है कि जो वीटी कॉटन है ये क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जीन तकनीक से क्या होता है, जो कपास का क्या कहता है, जो कीट रोधी उसको बनाया जाता है, कीट से लड़ने के लिए उसमें क्षमता दे दिया जाता है। और सामान्यतः कपास के पौधों को क्या होते हैं, गुलाबी और सुंडी जैसे कीट बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक ने क्या किया, इसमें एक खास जीन जिसको वीटी जीन डाला, जो एक मिट्टी के जीवाणु वैसिलस थुरिंगिनेसिस, जिसको हम कहते हैं बिट्टी, इसका पूरा नाम क्या होता है, बैसिलस थुरिंगिनेसिस, इसलिए इसको कहते हैं बिट्टी से लिया। ठीक है, यानी यहाँ पर जो वैज्ञानिक है, जो वीटी जीन है ना, उसमें डाले। वीटी जीन का मतलब क्या होता है, यह एक जीवाणु होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंगिनेसिस। ठीक है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं बी मतलब होता है बैसिलस और टी मन होता है थ्रिंगिनेसिस। ठीक है,
अब कह रहा है कि यह जीन पौधों में एक विष यानी टॉक्सिन बनाता है। ये पौधा क्या करता है, ये जो जीन है पौधा में टॉक्सिन बनाएगा। काय के लिए, जब आएगा कोई अन्य जीवाणु उस पर हावी होगा तो उसे क्या करेगा, खाएगा तो अपने मर जाएगा ना, जो हानिकारक कीड़ों को मार देता है। लेकिन मनुष्य और जानवरों के लिए हानिकारक नहीं होता, मतलब केवल ये सूक्ष्म जीवाणुओं को ही मार सकता है, बाकी मनुष्य हो या जो जानवर है उसके लिए जो वीटी होते हैं ये हानिकारक नहीं होते। उसी को हम लोग कहते हैं वीटी कॉटन। वीटी कॉटन, कॉटन में तो जानते हैं कपास होता है, तो जो वीटी कॉटन में होता है तो वीटी एक विशेष प्रकार का जीन है जो क्या कहता है, कपास में वैज्ञानिकों के द्वारा डाला जाता है ताकि जो सूक्ष्म जीवाणु है उसके लिए क्या कर सके, वे विष का निर्माण कर सके, जहर का निर्माण कर सके और उसको प्रभाव को बचा जा सके। ठीक है, तो इसमें और थोड़ा सा लास्ट पॉइंट हम लोग बचा हुआ है। इसका मुख्य बात क्या है, तो बीटी कॉटन कीटों से खुद को बचा लेता है। बीटी कॉटन क्या करता है, खुद को बचा लेता है और इससे कीटनाशकों का उपयोग कम हो जाता है। इससे क्या होता है, कीटनाशकों का उपयोग कम हो जाता है और उपज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब बाहर से कोई कारक इस पर इफेक्ट नहीं करेगा, इस जाहिर सी बात है इसकी उपज क्या होगी, बढ़ जाएगी। यह भारत में पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जो जीएम है ना, जीएम फसल है जिसे 2002 में क्या हुआ था, अनुमति मिली थी। यानी 2002 ईस्वी में ये क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है जिसको 2002 ईस्वी में सरकार के द्वारा अनुमति मिला था कि हाँ भाई इसको खेती हम कर सकते हैं। पहले था कि नहीं, इसको खेती जब हम करेंगे ना तो कोई मनुष्य हो या कोई अन्य जानवर हो उसको इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया नहीं ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, ये केवल सूक्ष्म जीवाणुओं को ही इफेक्ट करेगा बीज, ये किसी इंसान को या किसी जानवर को इफेक्ट करने वाला नहीं है। तब 2002 ईस्वी में भारत सरकार ने इसको मान्यता दी। इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम। आगे देखता है कि वीटी कॉटन क्या है, यह कीट प्रतिरोधी है। यदि शॉर्ट पूछा एक में कोई चलता फिर बोल रहा है कि वीटी कॉटन क्या है, तो यह क्या है, कीट प्रतिरोधी है। कपास की फसल को जो क्या करता है, बैसिलस जो ट्रिंगेनेसिस जीवाणु के क्या करता है, जिनसे बना होता है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है, ये जो 10th 10 जो चैप्टर है ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है और हम लोग इसमें बहुत विस्तार से अपना चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है उसको लाएंगे। तो देखिए, जो मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है इसकी जो हम लोग पार्ट में बटे हुए हैं, तो ये चौथा पार्ट हम लोग आ गया क्योंकि वो तीसरा पार्ट में नहीं आ पाया, वो बहुत लंबा हो गया। तो इसलिए चलिए हम लोग इतना ही अपने क्लास को समाप्त करते हैं। तो इस क्लास को आप लाइक कमेंट जो पक्का करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।